नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर, जहां पर हम कर रहे थे बीएस नेगी की उत्तराखंड की सिंगल लाइनर बुक को। और इस बुक में अभी तक हमने जो चैप्टर देखा है वो है हमारा चैप्टर 14, जो है उत्तराखंड राज्य की प्रमुख योजनाएं। तो अभी तक हमने इसमें देखा है कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, और इस सीरीज में हमने देखा कि महिला और बाल विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो आज हम देखेंगे कि रोजगार और पेंशन संबंधित योजनाएं जो उत्तराखंड राज्य में चलाई जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली है तीलू रौतेली पेंशन योजना, जो कि 1 अप्रैल 2014 को शुरू की गई है। और इस योजना के तहत राज्य में कृषि कार्य में लगे हुए 20 से 40% दिव्यांग हुए महिला और पुरुषों को यह पेंशन सुविधा दी जाती है। और इस पेंशन की जो राशि है वो है 1200 रुपये और 900 रुपये प्रति माह। तो तीलू रौतेली पेंशन योजना आई है उत्तराखंड राज्य में 1 अप्रैल 2014 को, जिसमें मुख्यतः 20 से 40% दिव्यांग हुए महिला और पुरुषों को यह पेंशन सुविधा दी जाती है। दूसरा है कि राज्य में जो वृद्धावस्था पेंशन है ये चल रही है। तो वृद्धावस्था पेंशन के तहत जो यहाँ पर धनराशि दी जाती है वो दी जाती है 1500 रुपये प्रति माह। और पूर्व में यह राशि थी 800 रुपये प्रति माह, जिसे बढ़ा करके 2022 में 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और राज्य में युवा नीति आई है 5 सितंबर 2011 को, जिसके तहत जो 18 से 35 वर्ष के युवा हैं इन पर फोकस किया जाता है, इनको प्रशिक्षित किया जाता है। इनके लिए अलग अलग तरीके की योजनाएं लाई जाती हैं, चाहे वो खेल संबंधित योजनाएं हो, चाहे वो प्रशिक्षण संबंधी योजनाएं हो। तो 18 से 35 वर्ष के युवाओं पर फोकस किया जाता है राज्य युवा नीति के तहत, जो कि आई है 5 सितंबर 2011 को। विकलांग आंदोलनकारियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन और अन्य आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये की और 4500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। जो हमारे राज्य के राज्य आंदोलनकारी थे और उनको विकलांग आंदोलनकारी जो हैं उनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन, और जो अन्य आंदोलनकारी हैं उन्हें 6,000 रुपये और 4500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। अभी हाल ही में हमारे जो आंदोलनकारी हैं इनके लिए बहुत बड़ा एक समारोह किया गया था हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से। तो हम उसको भी देखेंगे कि उसमें भी कुछ अपडेट हो रखा है कि आंदोलनकारियों का जो मासिक पेंशन है उसमें कुछ बढ़ाया गया है। तो एक बार आप उसको भी चेकआउट कीजिएगा। अगला है पुरोहित पेंशन योजना, जो कि आई वर्ष 2014 में। पुरोहित पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के पंडितों को 800 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। यानी कि ऐसे पंडित जो किसी धार्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ के काम से जुड़े हुए हैं और उनकी उम्र हो गई है 60 वर्ष से अधिक, तो उनको पुरोहित पेंशन योजना के तहत 800 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। और अगला है दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, जो कि आई वर्ष 2017 में, जिसके तहत किसानों को 2% की ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यानी कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे कृषक हैं, उनको 2% की ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। किस योजना के तहत? दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत। और यह योजना आई है वर्ष 2017 में। और उत्तराखंड राज्य में स्टार्टअप नीति की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 14 फरवरी 2018 से। तो राज्य की जो स्टार्टअप नीति है उसको शुरू किया गया है 14 फरवरी 2018 से। और रहबर योजना एक है हमारे राज्य में। तो रहबर योजना के तहत जो 18 से 35 वर्ष तक की जो गरीब महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना रहबर योजना का उद्देश्य है। तो रहबर योजना है 18 से 35 वर्ष तक की गरीब महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देने से संबंधित। अगला है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो कि आई है 2020 में। और 28 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना के तहत जो प्रवासी उत्तराखंड वासी हैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसके तहत जो प्रवासी उत्तराखंड वासी हैं इनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत जो की गई है वो की गई है 28 मई 2020 को, यानी कि कोरोना काल में की गई है। उत्तराखंड सरकार ने 13 मई 2020 को होप पोर्टल को लॉन्च किया, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था। और इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो होप पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तराखंड सरकार ने किया 13 मई 2020 को, जब कोरोना काल चल रहा था। तो उस बीच में जो राज्य के बेरोजगार युवा थे उनको रोजगार दिलाने के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया गया था। 2022 तक उत्तराखंड में सेवा योजन विभाग के तहत 3 क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय थे, जो कि थे अल्मोड़ा, देहरादून और लैंसडाउन में। और अगर वर्तमान की बात करें तो राज्य में 10 जिला सेवा योजन कार्यालय हैं। पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना, तो 8 मई 2024 को आई पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना। इस योजना को शुरू किया गया रुद्रप्रयाग जिले से, जिसके तहत वनाग्नि स्थिति को देखते हुए
50 रुपये किलोग्राम के हिसाब से पिरुल खरीदा जाएगा। यानी कि जो पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना है ये आई है 8 मई 2024 को, जो कि रुद्रप्रयाग जिले से शुरू की गई है। इसमें 50 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से पिरुल खरीदा जाएगा। हमारे चीड़ के वृक्ष होते हैं ना, तो पिरुल की वजह से क्या हो जाता है कि जंगलों में आग लग जाती है। चीड़ का वृक्ष होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लीसा जहाँ से निकलता है, तो पिरुल उसमें होता है, और पिरुल से क्या होता है कि आग लगती है। तो उस वजह से जो सरकार है वो वनाग्नि की स्थिति को उस पर कंट्रोल करने के लिए पिरुल को खरीद रही है 50 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से। और यह योजना शुरू हुई है हमारी 8 मई 2024 को, रुद्रप्रयाग जिले से शुरू की गई है। अगला है रेशम कीट बीमा योजना। तो रेशम किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान और बचाव के लिए बीमा सहायता उपलब्ध कराना, रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है, जो कि मार्च 2023 में शुरू की गई है। रेशम कीट बीमा योजना शुरू की गई हमारी मार्च 2023 में, जिसमें क्या है कि रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया जा रहा है और इसे सरल कृषि बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को और युवतियों को रोजगार प्रदान किए जाने और रोजगार सृजन के लिए सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को ई रिक्शा खरीदने के लिए 9% वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे ई रिक्शा चलता है ना हमारे राज्य में, तो ई रिक्शा के लिए क्या किया जा रहा है कि राज्य में जो हमारे युवक युवतियां हैं इनको क्या मिले, रोजगार मिले। तो सहकारी बैंक जो हैं हमारे, वो ई रिक्शा खरीदने के लिए 9% वार्षिक दर पर क्या देंगे, ऋण उपलब्ध कराएंगे लोगों को। तो ये चल रहा है मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के तहत। अगला है होम स्टे योजना 2018। इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में, और यह योजना नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में लागू है। यानी कि जो हमारे नगर निगम है ना, इनको छोड़ करके पूरे प्रदेश में इस योजना को लागू कर रखा है। और पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी जनपदों की लागत के लिए 25% या अधिकतम 7.5 लाख की सहायता दी जाएगी, और पर्वतीय जनपदों हेतु होम स्टे की लागत का 50% अधिकतम 15 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। और बासा नाम का एक होम स्टे है जो योजना पौड़ी जिले में शुरू की गई है, क्योंकि पौड़ी में सबसे ज़्यादा पलायन होता है, तो वहाँ पर एक बासा नाम की होम स्टे योजना शुरू की जा रही है। तो होम स्टे योजना आई हमारी 2018 में, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, और इस योजना को नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में लागू कर रखा है। और पर्यटन विभाग जो है वो मैदानी जनपदों में होम स्टे के लिए 25% यानी कि अधिकतम 7.5 लाख रुपए, और पर्वतीय क्षेत्रों में 50% अधिकतम 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान करता है। अगला है उत्तराखंड किसान पेंशन योजना, जो कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, उन्हें सरकार 1200 रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी। ऐसे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, उन्हें जो उत्तराखंड की सरकार है और उनकी उम्र हो चुकी है 60 वर्ष से अधिक, तो वो 1200 रुपये प्रतिमाह उनको पेंशन मिलेगी। और पेंशन सुविधा स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को दी जाएगी, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई। यानी कि जो उत्तराखंड किसान पेंशन योजना है, इसकी घोषणा की गई 15 अगस्त 2014 को, जिसके तहत जो कृषक 60 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं और उनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, उन्हें 1200 रुपये प्रतिमाह पेंशन उत्तराखंड सरकार की तरफ से दी जाएगी। अगला है जायका परियोजना। तो राज्य सरकार और जापान की कंपनी जायका के बीच में 2014 में 807 करोड़ का अनुबंध हुआ है, जिसमें जायका परियोजना के तहत वन पंचायतों के माध्यम से वनों का संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार और ग्रामीण आजीविकाओं को बढ़ाया जाएगा। और जायका परियोजना में 2022 तक 50 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो जायका परियोजना है जो हमारी उत्तराखंड की सरकार है और जापान की एक कंपनी है जायका, उसके बीच में 2014 में एक अनुबंध हुआ है 807 करोड़ का, जिसके तहत क्या होगा कि वन पंचायतों के माध्यम से वनों का संरक्षण किया जाएगा, चारागाह का विकास किया जाएगा, महिला रोजगार और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाया जाएगा। और 2022 तक इसमें क्या थी कि 250 वन पंचायतों को जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा था जायका परियोजना ने। अगला है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत है वो होती है 1 जून 2002 को, जो कि स्थानीय लोगों में पर्यटन की गतिविधि को जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है।
यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनको पर्यटन की गतिविधि से जोड़ने के लिए जो पर्यटन विभाग है वो बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है, जिससे जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं या फिर जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर हम पर्यटन को एक रोजगार के रूप में शामिल कर सकें। और अगला है राज्य में औद्योगिक विकास संबंधित योजनाएं। उत्तराखंड में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 17 अगस्त 2002 को हुई है, जिसका मुख्यालय भोपाल पानी देहरादून में स्थित है। तो राज्य का जो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है वो 17 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना की गई और इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल पानी देहरादून में बनाया गया। उत्तराखंड में श्रम आयुक्त संगठन की स्थापना हुई श्रम विभाग के अंतर्गत, जो कि वर्ष 2000 में हुई है और जिसका प्रधान कार्यालय है हल्द्वानी में। तो श्रम आयुक्त संगठन की स्थापना की गई श्रम विभाग के अंतर्गत, जो कि वर्ष 2000 में हुई और इसका प्रधान कार्यालय हल्द्वानी में है। ग्रोथ सेंटर योजना, राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए 2018 में ग्रोथ सेंटर योजना की शुरुआत की है। तो जो हम ग्रोथ सेंटर को पढ़ते हैं ना, तो ग्रोथ सेंटर की शुरुआत हुई है स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के उद्देश्य से 2018 में ग्रोथ सेंटर योजना की शुरुआत की गई है। अगला है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना व मत्स्य विकास से संबंधित प्रमुख योजनाएं। तो मत्स्य संपदा योजना की जो शुरुआत होती है वो होती है 30 अक्टूबर 2023 को, जिसका उद्देश्य है मछली पालन को बढ़ावा देना और सब्सिडी प्रदान करना। तो मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए और सब्सिडी प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है, जो कि आई है 30 अक्टूबर 2023 को। तो 3% की सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से और 2% की जो सब्सिडी है वो केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान किया गया है। किसमें? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। इसके तहत 4000 लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना की जो अवधि है वो 5 वर्ष की है। और राज्य में जो ट्राउट मछली है इसकी मांग को पूरा करने के लिए डेनमार्क से 13 लाख ट्राउट आइट ऑफ का आयात किया जा रहा है। तो राज्य की जो ट्राउट मछली है ना, इसकी मांग को पूरा करने के लिए डेनमार्क से 13 लाख की ट्राउट मछलियों का आयात किया जा रहा है। और ट्राउट मछलियों के विपणन के लिए जो सरकार है इसने आईटीबीटी के साथ अनुबंध किया है। आईटीबीटी के साथ इसने अनुबंध किया है। मछलियों की सेल्फ लाइफ कम होने के कारण मार्केटिंग के लिए केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिक संस्थान कोचीन के साथ में एक MOU हस्ताक्षरित किया है, जिसके तहत प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की जा रही है। और राज्य में मत्स्य क्षेत्र में समग्र विकास के लिए पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में यह योजना संचालित की जा रही है कि राज्य में जो हमारा मत्स्य क्षेत्र है ना, इसके विकास के लिए जो हमारा पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र है इसमें इस योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत एक पूर्ण महिला आधारित गतिविधि होगी, जो कि मत्स्य सहेली योजना के नाम से प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रथम बार महिलाओं के लिए 60% तक के अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। तो मत्स्य सहेली योजना को इसके अंतर्गत लाया जा रहा है, जिसके तहत क्या है कि पूर्ण महिला आधारित गतिविधियां इसमें होंगी और पहली बार महिलाओं के लिए 60% अनुदान की भी इसमें व्यवस्था की गई है। और उधमसिंह नगर में होलसेल फिश मार्केट की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2024 से 25 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक मछली उत्पादक जो जिले थे वो थे सबसे पहले उधमसिंह नगर, दूसरा हरिद्वार और तीसरा देहरादून। तो ये हमारा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जो कि आई है 30 अक्टूबर 2023 को, जिसका उद्देश्य है मछली पालन को बढ़ावा देना और सब्सिडी प्रदान करना। 3% की सब्सिडी राज्य सरकार और 2% की सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से। इसके तहत 4000 लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना की जो अवधि है वो है 2023 से लेकर के 5 वर्ष तक की। और ट्राउट मछली की मांग को पूरा करने के लिए डेनमार्क से 13 लाख ट्राउट मछलियों का आयात किया जा रहा है। और साथ ही पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में इस योजना को संचालित किया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत यानी कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ही एक महिला आधारित गतिविधि मत्स्य सहेली योजना को शुरू किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए 60% अनुदान की व्यवस्था की गई है। और उधमसिंह नगर में होलसेल फिश मार्केट की स्थापना की जा रही है। और सर्वाधिक मछली उत्पादक अगर जिले देखें तो सबसे पहले उधमसिंह नगर, फिर हरिद्वार और फिर देहरादून जिले हैं। तो एक राज्य में पर्यावरण संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो राज्य में चाल खाल योजना चलाई जा रही है, जिसका संबंध है जल संचयन से, यानी कि जल संचयन करने के लिए चाल खाल योजना को चलाया जा रहा है। और उत्तराखंड राज्य में राज्य जल नीति चलाई जा रही है वर्ष 2019 से। तो राज्य में जल नीति चलाई जा रही है जल के संरक्षण के लिए, और चाल खाल योजना का संबंध भी जल संचयन से ही है।
हिमालय दर्शन योजना फरवरी 2015 में शुरू की गई और इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय श्रृंखलाओं का दर्शन करवाया जाएगा। यानी कि हिमालय श्रृंखलाएं जो हैं उनका दर्शन करवाने के लिए यहाँ पर हिमालय दर्शन योजना चलाई जा रही है वर्ष 2015 से। और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2015 में मेरा पेड़ मेरा धन योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि मेरा पेड़ मेरा धन योजना जो है वो वर्ष 2015 से चलाई जा रही है, जो कि पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। निर्मल भारत अभियान की जो शुरुआत है वो वर्ष 1999 में की गई है, जिसके तहत वर्ष 2017 से राज्य भर में शौचालयों का निर्माण कराना जो है वो इस योजना का उद्देश्य है। निर्मल भारत अभियान जो है जिसकी शुरुआत हुई है 1999 से और राज्य में 2017 से राज्य भर में शौचालयों का निर्माण कराना इस योजना का उद्देश्य है। किसका? निर्मल भारत अभियान के तहत। और राज्य में गंगा नदी को एक राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, जो कि 4 नवंबर 2008 से किया गया है। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब? 4 नवंबर 2008 को। स्पर्श गंगा अभियान चला था 17 दिसंबर 2009 को और गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी को बनाया गया। तो स्पर्श गंगा अभियान चला 17 दिसंबर 2009 से, जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा शुरू किया गया था। और राज्य में प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। तो गंगा अभियान की शुरुआत हुई है 17 दिसंबर से और 17 दिसंबर को ही हम गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं। राज्य सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में गण रत्न सम्मान, CSII ग्रीन अवार्ड और हिमालयन एनवायरमेंटल अवार्ड भी देती है। पर्यावरण सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राज्य सरकार पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप देती है। और उत्तराखंड सरकार ने NAMP कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका संबंध वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम से है। तो पर्यावरण के उल्लेखनीय कार्यों के लिए राज्य सरकार देती है पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप और राज्य सरकार ने NAMP की भी शुरुआत की है, जिसका संबंध वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम से है। आगे है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना, तो नमामि गंगे अभियान को जून 2014 में शुरू किया गया केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में और राज्य में 7 जुलाई 2016 से नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई है ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से। तो ऋषिकेश नहीं है, ऋषिकुल मैदान है हरिद्वार से। 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई है। नमामि गंगे योजना के तहत भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया है और इस योजना के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसमें से 2 जैव विविधता संरक्षण केंद्र ऋषिकेश और देहरादून में बनाए जाएंगे। तो जो नमामि गंगे योजना है इसके तहत भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी नदी को शामिल कर रखा है और इस योजना के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। इसमें जो 2 जैव विविधता संरक्षण केंद्र हैं वो ऋषिकेश में और एक देहरादून में बनाए जाएंगे। नमामि गंगे योजना के प्रथम चरण के तहत गंगा तट पर बसे गांवों को गंगा ग्राम योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो हमारे जो गंगा के किनारे पर तट पर बसे गांव हैं उनको गंगा ग्राम योजना के तहत विकसित किया जाएगा इसके पहले चरण में। तो नमामि गंगे योजना के प्रथम चरण के तहत क्या किया जाएगा कि गंगा के तट पर जो गांव बसे हुए हैं उनको गंगा ग्राम योजना के तहत विकसित किया जाएगा। और अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित योजनाएं। तो विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? सबसे पहले है देहरादून के झाझरा में विज्ञान नगर यानी कि साइंस सिटी का विकास किया गया है। देहरादून के झाझरा में विकास किया गया है साइंस सिटी का। और उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 21 सितंबर 2005 को स्वायत्त शासी संस्था के रूप में देहरादून में की गई है। तो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है जिसकी स्थापना की गई है 21 सितंबर 2005 को। और उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की गई है 21 फरवरी 2005 को। उत्तराखंड में विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2 फरवरी 2006 को की गई है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना की जो शुरुआत है वो 22 सितंबर 2017 में की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना जो है ये 22 सितंबर 2017 में शुरू हुई है। और उत्तराखंड में विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वो 2 फरवरी 2006 को की गई है। साइबर संकट प्रबंधन योजना, तो उत्तराखंड सरकार ने साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। कब? 2020 में। तो साइबर संकट प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है 2020 में, जिसमें साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। उत्तराखंड राज्य प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 2003 में राज्य स्तरीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप में हुई है, जिसका नाम
2014 में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कर दिया गया और इसका मुख्यालय पंतनगर में है और इसका उप कार्यालय है श्रीनगर में। तो उत्तराखंड राज्य प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 2003 में की गई थी, जिसका नाम 2014 में चेंज करके उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद किया गया। और सोलर सिटी का विकास किया जा रहा है देहरादून में। तो सोलर सिटी बनाई जा रही है कहाँ पर? देहरादून में। नैनीताल के पटवाडांगर में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है और उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा सूचना विज्ञान के क्षेत्र में रुचि एवं उत्तराखंड के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए नक्षत्र सभा जो है वो मसूरी में शुरू की गई है। यानी कि नक्षत्र सभा की शुरुआत हुई है मसूरी में, जो कि उत्तराखंड में पर्यटन विभाग के द्वारा सूचना विज्ञान के क्षेत्र में रुचि और उत्तराखंड के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए की गई है। यूकोस्ट यानी कि UCOST उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग के अंतर्गत जो उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसको उत्तराखंड सरकार की एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। यानी कि यूकोस्ट को जो है उत्तराखंड के प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्थापित किया कर रखा है एक स्वायत्त निकाय के रूप में। और यूकोस्ट के अंतर्गत जो प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं वो है साइंस सिटी की स्थापना देहरादून में, मानस खंड विज्ञान केंद्र की स्थापना अल्मोड़ा में और विज्ञान केंद्र की स्थापना चंपावत क्षेत्र में की जा रही है। आगे देखते हैं लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना। इस परियोजना के तहत विज्ञान भ्रमण में राज्य के 4 जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी इस योजना का संचालन कर रहे हैं और इस योजना की शुरुआत हुई है 2024 में। तो जो ये योजना है लैब ऑन व्हील्स योजना, इस परियोजना के तहत पहले चरण में क्या किया जा रहा है? राज्य के 4 जनपदों चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी में लैब का संचालन किया जा रहा है और इस योजना की जो शुरुआत हुई है वो 2024 में की गई है। और अब देखते हैं कि राज्य की जो अन्य योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना NNC का उद्घाटन 10 जुलाई 2017 को किया गया है और मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना है 2014 में, जिसका नाम 2017 में पंडित दीनदयाल मातृ पितृ योजना किया गया है। तो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना आई 2014 में, जिसका नाम 2017 में चेंज कर दिया गया और रखा गया मेरे पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थ योजना। पहली रोटी बैंक योजना की शुरुआत मई 2017 को की गई। जो पहली रोटी बैंक योजना है ये आई मई 2017 को और रुद्रपुर जिले से इस योजना की शुरुआत की गई। इंदिरा अम्मा योजना की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2015 को और हिमवीर संजीवनी योजना संबंधित है ITBP के जवानों से। हिमवीर संजीवनी योजना के तहत जो ITBP के जवान हैं इनको फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध करवाया जाता है। अटल आदर्श ग्राम योजना की स्थापना 9 नवंबर 2009 को हुई थी और राज्य गठन की 9वीं वर्षगांठ पर इस योजना को शुरू किया गया था। अटल आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया 9 नवंबर 2009 को। अमृत योजना शहरी जल जीवन विकास से समृद्ध है। एक है अमृत योजना जो कि शहरी जल जीवन के विकास से संबंधित है। पावर बैंकिंग योजना है विद्युत व्यवस्था से संबंधित है। एक आई है पावर बैंकिंग योजना जो कि विद्युत व्यवस्था से संबंधित है। राज्य में बाढ़ से होने वाले जान माल सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है। यानी कि राज्य में बाढ़ से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। और गंगा गाय योजना जो है वो हरिद्वार में शुरू की गई है 2015 से। उत्तराखंड वन पंचायत प्रबंधन परियोजना की शुरुआत हुई है 2014 में, जिसमें पंचायतों की भूमिका सुधारने के लिए जापान के सहयोग से यहाँ पर क्या किया जा रहा है? जाइका की स्थापना की गई है। उसमें वन पंचायतों के प्रबंधन की शुरुआत हो रही है 2014 से, जो कि जापान के सहयोग से जाइका की कंपनी है उसके सहयोग से की जा रही है। और राज्य में अप्रैल 2020 से टेली मेडिसिन सेवा का आरंभ हुआ है, जिसके तहत संज्ञापन OPD संपूर्ण राज्य में संचालित किए जा रहे हैं। तो टेली मेडिसिन सेवा है 2020 से। उत्तराखंड में हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना को 2015-16 से शुरू किया गया है और उत्तराखंड के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों की संचरण व्यवस्था को जोड़ने के लिए राइट टू वे 2018 में इसकी व्यवस्था की गई है। आगे है कुटीर ज्योति योजना, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करता है। जो कि कुटीर ज्योति योजना है यह है कि गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं परिवार, इनको निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान की जाती है। कुटीर ज्योति योजना के तहत FL2 नीति है जिसका संबंध है शराब नीति से।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है जो सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने से संबंधित है और यह योजना केंद्रीय वित्त पोषित योजना है जिसे सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में शामिल किया गया था। तो वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है ये सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने से संबंधित है, जो कि केंद्रीय वित्त पोषित योजना है, यानी कि केंद्र सरकार चलाती है इस योजना को। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना है उत्तराखंड सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को सफल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि एआई का जो अभी चलन चल रहा है इसको सफल बनाने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस योजना को शामिल या सेंटर फॉर एक्सीलेंस योजना को शुरू किया गया है यहाँ पर। तो हमने देख ली है राज्य की अन्य योजनाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित योजनाएं, पर्यावरण संबंधित योजनाएं। ये चैप्टर हमारे यहीं पर होता है समाप्त और मिलते हैं हम आपसे इसके अगले अध्याय के साथ जो कि है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।